ऐसा तो रहेगा ही, पूछेगा सिलेबस में से ही, कुछ बाहर से आ जाए कुछ यहाँ से। तेरे वाला पेपर आज जो करा रहे हो। हाँ तुम्हारे सौ खाते रहते। बड़ा दुख है मुझे तुम लोगों के बारे में, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। मैंने कहा कुछ चीज़ों को लेके दुख है बच्चों को लेके, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। सरकार, मेरी कौन सा ये पावर है, मैं पढ़ा सकता हूँ बस। देखें कुछ अपना, देखिए मैं रुक गया कैश में, अब अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे हो गलत रहा है ये। आ, हम्म, तब से तो अगर हर भर्ती में 200-150 को सेट करता तब कर लेता। बहुत डिस्टर्ब भी है बच्चे, और टेंशन में भी है परिवार पूरी तरह से परेशान इस चीज़ को लेके। तो बच्चों की नौकरी लग जाए उसके बाद निकाल दे तो बहुत डिस्टरबेंस तो होता ही है। भाई भाई सर, ये तो इस तरह का तो फेलियर है पूरी तरह से सरकार का। उत्तराखंड में इन्होंने अभी 1280 भर्ती निरस्त कर दी। भर्ती हुए वे लोग मानते हैं 5-7% लोग पैसा देके हुए थे, धांधलेबाजी हुई, लेकिन बच्चों बात ये उठती है कि कराई किसने? धांधलेबाजी कराई किसने? अधिकारियों ने। उन्हें तो कोई सजा नहीं है, आप सस्पेंड कर दो 2-4 महीने के लिए, संपत्ति हड़प कर लो ना इन सबकी, जिन्होंने नंबर 2 से ब्लैकमेलिंग में पैसा कमा रखा जो। तो बच्चों को तो सजा दे दी। भाई 95% बच्चे अपनी मेहनत के दम पर थे, 5% फर्जी थे, तो सजा 5% के साथ में 95 को दी है। अरे 2-4 अधिकारियों को जोड़ लेते, इनके बिना कैसे हो रही थी बताओ? क्यों अधिकारियों को इसलिए नहीं जोड़ सकते? पूर्व मुख्यमंत्री, उससे पूर्व मुख्यमंत्री के भाई बंधु सब जेल में जाते। तो मैं तभी बोलता हूँ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनका जन्म सिर्फ दुनिया में पिसने के लिए हुआ है। तो इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान जाओगे उतना खुश रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे तब तक खुश रहोगे। इनका जन्म हुआ है पिसने के लिए, और इन हायर वाले को, इन नेताओं का, और जितने ये A1 क्लास के ऑफिसर है, इनका जन्म हुआ है पीसने के लिए। जो एक आदमी पकड़ा इन्होंने, कहा कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, मैंने तो इन तक पैसा जा रखा, सब बंदर बाट हुई है पैसे की। इन्होंने इसे कहा भाई इसे भी छोड़ दो। तो मतलब पूरी तरीके से चुनाव के समय पे ये हिंदू था, ये मुस्लिम था, इसने ये जाट था, ये इस जाति से था, इस धर्म से था, इन्हें लड़वा लुड़ू को फिर वोट ले लो। और एक पार्टी ने सारी का जो ही नीचता वाले काम है इन सबके। चलो बच्चों, ये हो गया था हमारा निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा न्यूटन, ये तो हो गया था हमारा। ये थे हमारे, पहले इनको निपटा लेते ना, पहले वाले पेपर के सवाल थे ये, थोड़ा सा इनको कर ले, फिर उसके बाद दूसरा ही शुरू कर देंगे। चलिए अब थोड़ा सा गति से करवा दूं इन्हें ना। अब वो ये दुखी हो सकते हैं हम, बाकी कर तो कुछ नहीं सकते, मजबूर है यार। आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग पावर सर्किट में किया जाता है? जो पावर में रेंज होती है बढ़िया, वो होती है हमारी वायर बाउंड में। जैसे कार्बन है ना, कार्बन 1/8 वॉट
बहुत कम वोल्ट के लिए होता है, तो पावर सर्किट में बेटा इस्तेमाल किया जाता है वायर बाउंड प्रतिरोध। चलो जी, ये यहां पर देखिए जरा, जब कंपास को स्वतंत्र रूप से समतल प्लेन में लटकाया जाता है तो यह पृथ्वी की सतह के समांतर नहीं होता। पृथ्वी की सतह है बेटा, ये ऐसे नहीं होता, तो ये ऐसे रहता है। मतलब कंपास को जब भी आप लटकाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, आप कहीं से भी बांध लोगे तो ऐसा नहीं होगा, एक तरफ को ऐसे झुका होगा। तो इसके बीच में जो एंगल होता है इसे बोलते हैं डिप कोण। मतलब ये नॉर्मली हमारा फिजिक्स का होता है ना, ये हमारा नॉर्मली फिजिक्स का सवाल होता है। तो यह पृथ्वी की सतह के समांतर नहीं होता बल्कि क्षैतिज के साथ एक कोण बनाता है, इस कोण को कहा जाता है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये पृथ्वी है बेटा, हमने बांध के लटका दिया तो ऐसा नहीं होता, ये होता है जैसे पृथ्वी की सतह है तो इस तरह से झुका होता है। तो जो एक पृथ्वी के ये जो कोण बनाता है ना, ये कौन सा है, तो ये कोण कहलाता है हमारा डिप कोण। तो ये राजी हमारा चुंबकीय सुई की नति कोण को कहा जाता है डिप। ये हमारा फिजिक्स में जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना तब आता है ये हमारा, तो बहुत बेसिक सा सवाल होता है ये फिजिक्स का। हो गया फोटो सोटो तुम्हारे? चलो जी आगे। प्रकाश लाइट सर्किट के लिए कॉपर केबल का न्यूनतम आकार होना चाहिए 1 mm देता तो तब भी चल जाता, तो दूंगा देखो पावर के लिए 1.5, ये प्रकाश लाइट के लिए बोल रहा है, तो 1 के आसपास ढूंढोगे तो 1.12, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये 1 भी देता तो तब भी यही सही होता, खैर से 1 नहीं दिया तो 1.12, पावर देता बेटा तो 1.5 mm, ये पावर के लिए होता, कॉपर की बात कर रहा है। वो एल्यूमिनियम का होता है 2.5, तो कोई नहीं, तुम्हारे वाले में तब देखेंगे, तो वो उस पर गलत था फिर ये। चलो तुम्हारे वाला ही सेट है अभी। एक यंत्र में जब पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है तो इसे कहा जाता है, जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि ये कंट्रोल सिस्टम के सवाल है, ये कंट्रोल सिस्टम का है। क्रिटिकल, ओवरडैम्प्ड, डेड ये तो नहीं होता, ये होता है हमारा अंडर डैम्प्ड, जिसमें ये धीरे धीरे गतिमान धीरे धीरे से अपना चलता है ना, तो इसे कहा जाता है अंडर डैम्प्ड। ये लिखाए नहीं थे तुम्हें मैंने 1, हाँ नहीं, ये अंडर, ये होता है हमारा क्रिटिकल। इसे देखो पहले, क्रिटिकल डैम्प्ड ये होता है, ओवर डैम्प्ड विशेषता बनवा दूंगा अभी, ये होता है अंडर डैम्प्ड, और ये अगर आए तो ये कहलाता है अनडैम्प्ड। अब ये कह रहा है एक यंत्र में जब पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है, ये आउटपुट दिया है 1, जब इस तरह की विशेषता दिखेगी तो ये होगी ओवर डैम्प्ड की। जब बेटा इस तरह की विशेषता दिखेगी तो ये दिखेगी अंडर डैम्प्ड के जैसे। जब ये दिखेगी तो ये होती है क्रिटिकली डैम्प के लिए। अनडैम्प्ड जो होता है इसमें, अनडैम्प्ड में ये कोई व्यवस्था नहीं है, वो नेचुरली अपने आप से जाएगा जितना भी जाएगा। तो ये 3 ग्राफ है, इनको अपना ड्रॉ कर लो। अब निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होना, ये आएगा हमारा निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे से, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं जी अंडर डैम्प्ड
तो अंडर डैम्प्ड में शुरुआत में बहुत ज़्यादा ये है और धीरे धीरे से ये अपना कम हो रहा है, तो इसका बेस्ट तो डी होना चाहिए। इसमें क्या दिया रही है, ओवर डैम्प्ड में तो ये स्थिति बन गई। इसको हम चेक करके बताएंगे तुम्हें, हमें डाउट लग रहा है, हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, हमारे कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा हाई ट्रांजिएंट होते हैं और बाद में धीरे धीरे से समय के साथ ये कम होते जाते हैं, तो ये होना चाहिए था हमारे कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से अंडर डैम्प्ड। हाँ, ओवर वाले में तो बहुत कम समय में अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंच जाता है ये। ओवर वाला तो प्रैक्टिकली हम लेते भी नहीं ना होता, बस ऐसे थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली ये होता है हमारा, जितने भी हमारे एलसी वाले होते हैं ना ये होता है। इसे मुझे याद दिलाना, चेक करके बताऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा जी, ये था भाई 1956 के आई रूल 79 के अनुसार जहां निम्न तथा मध्यम वोल्टेज लाइनों और सर्विस लाइनों किसी इमारत के पास से होकर गुजर रही है, वह क्षैतिज अंतराल कितना होगा। देखो भाई, जब ऊंचाई की बात थी तो आपने, अच्छा ये थे, सॉरी क्षैतिज मतलब ये, तो 1.2 मीटर यही था ना, तो 1.2 मीटर, और यहां तक याद है 2.7 मीटर था आई थिंक वर्टिकल वाला, फिर 3 पॉइंट समथिंग हमारा वर्टिकल एक्स्ट्रा हाई और मीडियम उसके हाई के लिए था, जो कि हमारा 80 था, तो 1.2 मीटर, इसमें मीटर नहीं फीट है, तो कितना आ जाएगा जी, अरे 1.2 मीटर मतलब 4 फीट, तो ये आ गया हमारा उत्तर। बढ़िया सवाल है, और मैंने बार बार कहा है 79 80 हमारा आता है, ये हमारा लो और मीडियम के लिए है, 80 हमारा हाई के लिए और एक्स्ट्रा हाई के लिए है। चले भाई, लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह यानी कि ल्यूमिनियस फ्लक्स और लैंप द्वारा खपत की गई शक्ति का अनुपात क्या है। ए भाई, ल्यूमेन पर वॉट, लुमिनियस फ्लक्स तो ल्यूमेन पर वॉट हो गया ना सीधे ही, तो ये क्या बना जी, लुमिनियस एफिशिएंसी। ये तो लिखा रखेगा यार मैंने, इन्हें तो गड़बड़ मत करना। चलो जी नेक्स्ट, सबसे निम्न दिए गए अलग अलग प्रकार के लैंपों में से किस प्रारूपी जीवन काल सबसे कम होता है, सबसे कम पूछा है। हाई प्रेशर मरकरी, हैलोजन, और हाई प्रेशर सोडियम लैंप और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जीवन काल तो हैलोजन का होता होगा इसमें, सबसे कम इसी का आएगा। और अगर दक्षता देखें तो सबसे अच्छी इसकी आएगी फिर, हाँ सोडियम लैंप वाले की, हाँ नहीं इसकी तो बहुत अच्छी होती है यार, कॉम्पैक्ट वाले की तो 20,000 10,000 घंटे, 8,000 10,000 घंटे लिए जाते हैं, एलईडी का हमारा 40,000 50,000 घंटे तक, यही आएगा फिर तो। केबल के ग्रेडिंग देखो, ये तुम्हें पढ़ाई भी थी भाई, केबल के लिए ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भाई दो तरह की ग्रेडिंग पढ़ाई तुम्हें, एक पढ़ाई है धारिता और एक पढ़ाई है इंटरशीट ग्रेडिंग। तो धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीट ग्रेडिंग, ठीक है जी। हाँ चलो भाई, जी राजी। अरे ये भी किसी ने गलती कर दिया क्या, बता दो। पार्टी में आए थे शनिवार को, बढ़िया रहा, डांस डूंस तो गया नहीं, तुम लड़ गए थे आपस में, हैं?
चलो बढ़िया है। इनकी वजह से ना हम, तुम टेंशन फ्री होके पढ़ते रहो। एक दिन तुम्हारी ये पूरी पूरी रात भर नचाना है एक दिन, मैंने तुम्हें ना दिल की भड़ास निकालूंगा एक दिन तुम्हारे की, तुम नाचो कितना नाच सकते हो ना, बढ़िया सा डीजे लगवा के एक दिन, या सुबह से शाम तक। उस दिन सिर्फ नाचने का ही कंपटीशन है, बाकी उस दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर का कार्य भाई तेल का फिल्टर करना होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। ट्रांसफॉर्मर को क्यों करे ऑक्सीजन हो, इसे कोई आग लगानी, इसमें हवा थी, फ्रेश एयर था, अच्छा, और इसमें ठंडी वायु, ठंडी नहीं करता, फ्रेश और ठंडी में अलग बात थी। तो बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है बी, वायु से नमी को अवशोषित करना। भाई सिलिका जेल रखते हो तुम भर के, तो ये हो गया जी वायु से नमी को अवशोषित करना। हमारे तो 3 दिन बड़े शानदार गए भाई, देखो 31 भी और 1 भी। 31 को पूरा दिन हम तुम्हारे साथ रहे, फिर शाम को क्लास इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पार्टी थी, तो हम सब लोग वहां पहुंचे। रात को हम पहुंचे तो लगभग 11 बजे आए। इसके बाद फिर अपना परिवार के साथ बैठ के बढ़िया सी चाय पी, 12 बज गए। फिर विश किया भाई अपने यारों दोस्तों को। उसके बाद 1 तारीख आराम से, कौन गया था घर, कुछ बच्चे गए थे घर, ये तब मैं सो के उठा था। पिछले कई महीनों में जीवन में ऐसा हुआ कि मैं पूरा दिन बेड में रहा, 1 तारीख को उठा ही नहीं मैं, आराम से रजाई में बैठे रहे अपना। फिर कल हमारे अवार्ड फंक्शन में जाना हुआ, तो वहाँ तो हमारा बिल्कुल दिल खुश हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया आराम से सब लोग थे हम। तो हमारे दोपहर में भी इतना यही कैंटीन में खाना खाया था, तो हमें भूख लगी रही थी, तो आराम से फंक्शन वंक्शन में, और फिर उसके बाद राशन खूब सारा खाया अपना, फिर आगे बढ़िया अपना। सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में मैंने कहा भी था, जब ये नहीं लिखेगा इसका मतलब वो 3 फेज को ही मेंशन करके चल रहा है, और टिक करना है जी 3। अरे जब ये मेंशन नहीं करता इसका मतलब है स्टैंडर्ड वो 3 फेज वाले को ही कंसिडर करके चलता है, 3 ही टिक लगाना था, वो पहले भी आ चुका भाई। डीसी मोटर के गति नियंत्रण से संबंधित वार्ड यूनिट पढ़ा रखे तुम्हें, वार्ड यूनिट वगैरह, ये कौन सा कथन सत्य है? कम नॉइज पैदा करती है, मोटर के घूर्णन की दोनों दिशाओं में गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, प्रणाली बहुत ही सस्ती है। देखो एक बात बता दूं, ड्राइव कम नॉइज पैदा करती है तो दिमाग से निकाल दो, इसे मशीनें बहुत ज्यादा है तो नॉइज बहुत होती है, तो ये है गलत भैया। मोटर के घूर्णन की दोनों दिशाओं में गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, करते हैं, बेस स्पीड से कम भी और बेस स्पीड से ज्यादा पर भी। प्रणाली बहुत ही सस्ती होती है, कैसे? महंगी है, चलो एक ही देखो, ये कह रहा है कि मोटर एक समान त्वरण के साथ चलता है, इसका मतलब है ओके, त्वरण एक समान कब होता है? हाँ जी अच्छा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, त्वरण वेक्टर है, वेग परिवर्तन की एग्जैक्टली। तो मोटर का एक समान त्वरण होना देखे ये होता है, ये टाइम होता है और ये वेलोसिटी होती है। इसका मतलब ये होता है समान समय में समान वेग परिवर्तन, मतलब एक जैसे ही चल रहा है वो। तो जो ये विशेषता आती है, इसका जो स्लोप आता है ये बना रहता है कांस्टेंट। अब तुम्हें लग रहा होगा सर एक समान त्वरण से क्यों? क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मोटर आप इस्तेमाल किया करते हो। तो ये होगा जी हमारा एक ही सही आएगा इसमें, मोटर एक समान त्वरण के साथ में चल सकता है या चलता है। पर त्वरण नहीं पता तुम्हें ये? चलो नहीं पता तो रहने दो भाई, बाकी हमें तो इसलिए पता क्योंकि हमें पढ़ाने पड़ रहे हैं सारी चीज। अरे ये नहीं होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है एक समान त्वरण, यानी कि समान समय में समान चक्कर लगाते हुए चल रहा है, इसका कहने का ये मतलब है।
अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट 126 पे आ जाओ। विभिन्न पैरा विद्युत की परतों का उपयोग, अभी तो परसों पूछ ही रहा था ना। विभिन्न विभिन्न पैरा विद्युत किस में आते हैं? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में, इंटरसीट में समान, ये अलग अलग ऐसे बनी होती है ये, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। याद भी रखो, एप्सिलॉन R1 सबसे अधिक, एप्सिलॉन R2 और फिर एप्सिलॉन R3। तो इंटरसीट में होते हैं ये समान और कैपेसिटेंस में अलग अलग। ये 2 सवाल थे ग्रेडिंग से। चलो जी, परिपथ में गुजरने वाली धारा, बेटा आई का मान ये है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई गलत करता। कितना है रे? अबे 141 बटे √2 नहीं करते ये, मैक्सिमम बटे √2 कितना आ जाता? तो चलो जी, इसे करके बता दो। प्राइमरी पर कितने हैं? तो ऐसा कर ले फिर, E1 बराबर में 4.445M। F कितना दे रखा है भाई? 50। N1 कितने हैं? 400। चलो जल्दी से। और E1 कितना दे रखा? ओ भाई किस हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, तो हम तेरे साथ है। कभी तो कोरोना वोरोना से घबराए, कुछ ना है, ये पढ़ ले भी। बताओ जल्दी से भाई, अब कितना होगा? 5M बताओ दी कितना, कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी बताओ। अभी आसान सवाल है यार, इनमें थोड़ा ना समय देना है। मेरे हिसाब से तो B आएगा, देख लो तुम। हाँ जी, D। अरे देखो ना, 2 जीरो है, 3 जीरो, तो ये सेम हो गया। 1/2 दशमलव 1/20, तो 0.05 वेबर। ये आ गया, देखो B हो गया भाई, बिना कैलकुलेटर के हो जाता। चलो देखो, कितनी बार बताया भाई, ये जरूरी है, फ्यूज का जरूरी है। क्या होना था? 1.5। ठीक है, चलो जी। कोई इसे गलत करके आया तुम्हारे में से जिसका पेपर हो जाए? 4 पोल है, 50 हर्ट्ज है, कितना आएगा? 1500। फॉर्मूला क्या? NS बराबर 120F/P। तो कितना आएगा जी? 1500 RPM। हाँ भाई बच्चों, ही बताओ, न्यूट्रल कितनी बार सिखाया काला होता है? हैं? तो न्यूट्रल क्या होता है? काले कलर में। ये बताना है कि सही कौन सा नहीं है। देखो सारे स्टेटमेंट लिखवा रखे। क्या लिखा रखा जरा सी पढ़ना। बैक पेज फ्रंट पेज के बराबर, ऐसा थोड़ा ही 2 का अंतर लिखा रखा है जी। हाँ, तो क्या लिखा रखा है? 2 का अंतर। अरे यही तो है। चलो यहां आ जाओ। वातावरण से ट्रांसफॉर्मर में नमी के प्रवेश को देख लो। 2 सवाल इसी घटिया से कॉन्सेप्ट पर है। क्या होगा ब्रदर? हमें बताओ, निम्नलिखित में किस लैंप का ल्यूमेन पर वॉट? भाई देखो, फ्लोरोसेंट का नहीं इतना होता, लो प्रेशर सोडियम लैंप का बहुत होता है, सबसे शानदार होता है लो प्रेशर सोडियम लैंप। अभी इससे जो एक सवाल हो रहा है तो उसमें बता ही रहा था आपको। इनकैंडेसेंट का तो सबसे बेकार है, 4-10 के आसपास।
चले भाई आगे। हाँ भाई बच्चों से बोलना 33 से 66 की रेंज में प्रचालन वोल्टता वाले किस प्रकार के केबल की आवश्यकता। 33 से 66 है तो EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन और 66 से ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, तो ये हो जाएगी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। सारी नॉर्मल चीजें ये। यदि Q पॉइंट को लोड लाइन के मध्य बिंदु के निकट रूप में सेट किया जाए, देखो जी इसकी मध्य बिंदु वो है, मध्य बिंदु के निकट में जितना भी इसे पास करेंगे प्लेस करेंगे उसका मतलब है वो A है। मध्य बिंदु ये क्योंकि सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट है यार, ये जितना इसके पास में C वाले में तो नीचे भाग जाता है ये, और जितना इसके पास में बिंदु प्लेस है इसका मतलब डिस्टोर्शन उतने ही कम, और डिस्टोर्शन सबसे कम किस में, A में। जिस फेज में इनपुट उसी में, अरे सेम बनता है रे, तो ये मिलता है हमें A क्लास A में। चलो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्लिप रिंग भाई याद रखना, स्लिप रिंग एक स्क्वायरल गेज है, एक स्लिप रिंग है। इसमें निम्न स्टार्टिंग टॉर्क, जैसे इसने कहा निम्न स्टार्टिंग टॉर्क, जी कैसी बात कर रहे हैं। इसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और उच्च स्टार्टिंग करंट होता है, ये भी गलत है। इसमें निम्न स्टार्टिंग ना, इसमें स्टार्ट, अबे स्लिप रिंग के तो फायदा ये, मतलब एक प्लस पॉइंट था स्टार्टिंग टॉर्क हाई आना, और अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो जो नहीं रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं होता R2, अरे I बराबर में जो था नॉर्मल Z तो था ही, एक एक्सटर्नल नहीं था स्लिप रिंग में, तो जो करंट होता है वो हो जाता है हमारा कम। तो ये होगा हमारा उत्तर। अब तुम्हारे जो 2-4 टॉपिक है ना ये, जैसे इस पेपर में तुम्हें सोल्डरिंग ने परेशान कर दिया, एम्पलीफायर ने कर दिया, तो अब तुम्हें ये लगातार पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। घर पे शुरुआत से एक बार रिवीजन करें, और जो टॉपिक है आपके 2-3 इनको अपना फिनिश करवाता हूं। ये 2 पेपर करवा दो तुम्हें। आर्मेचर प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ जी। सही नहीं है यार, देखो भाई बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है, वही ना, या उसकी मदद कर रहा है, नहीं ना। अच्छा, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है, गलत हो गया ना, तो ये हमारा हो गया देखो गलत, ठीक है जी। अरे वाह, यूपीएमआरसी में धुआं धुआं कर दिया, बहुत शानदार, बढ़िया। बस हमारा तो 2023 ही समर्पित इस चीज को है। इंसुलेशन सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है। इंसुलेटिंग पैरावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ये निम्न कह रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी हाई, ये कह रहा है निम्न। चलो भाई बच्चों, इसे तो तुम बता ही दोगे, इसे मैं नहीं करवाता, सॉल्व करके बताओ। प्रतिरोध का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट चल कुंडली यंत्र 400 मिली एम्पियर का पूर्ण पैमाना विक्षेपण देता है। मीटर का उपयोग 20 एम्पियर तक की धारा को मापने के लिए कैसे किया जा सकता है। पढ़ो इसे। RSH बराबर में RM बटे M-1, M बराबर में 20 बटे 400 मिली, मिली को एम्पियर में बदलूंगा तो 400 गुणा 10 की घात 3 ऊपर भेज दो। चलो जी, 2 जीरो से तो 2 जीरो ये काट दी हमने, 5 500 हो गया।
मीटर का प्रतिरोध 0.1 है, 0.1/499। सॉल्व करके बताओ कितना। हाँ 10×50। गलती होगी यार, तुम तो ऐसे तूफान आ गया क्या, बताओ। चलो जी 49। तो वैसे भी फिर 0.0 ये आ जाएगा, 0 0 2 0 है ना, ये आएगा इसका तो उत्तर 0.002। हाँ 50 मान लो ना, 49 को अपना 50 मान लो, ये आ जाएगा। चलो ये हो गया जी। तो संट जोड़कर अगर मल्टीप्लायर होता तो मल्टीप्लायर मतलब वो फिर वोल्टमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ठीक है जी। विद्युत परिपथ में, विद्युतीय परिपथ में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताओ। ये क्या कह रहा है फिर, जब तार के निर्धारित मान से अधिक धारा प्रभावित होती है तो अरे भाई मरवा देगा ये तो बस। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो विधि है डीसी मोटर की, किसके द्वारा नियंत्रित करता है। वार्ड लियोनार्ड को वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं कहा था हमने, तो क्या था, ये रहा जी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सबसे पहली लाइन लिखा रखी तुम्हें, वार्ड लियोनार्ड मेथड एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। लो भाई बच्चों ये बताओ कौन सा है ये जी, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं, दायां मतलब ये होता है हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्य एक दूसरे से परस्पर समकोण पर होती है। तर्जनी ये वाली ना, चुंबर से क्षेत्र की दिशा, तर्जनी ये होती है भाई, इंडिकेट फिंगर बोलते हैं ना इसे। ये देवियां बताएंगे ना, इन्हें फिंगर को बेटा क्या क्या बोलते हैं। हाँ 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 देखो लड़कियों ने रट रखे हैं। रिंग, रिंग वाली अंगूठी कौन सी होती है, ये वाली। अभी तो याद रहेगी अब ना, अनामिका है ना, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव के गठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पढ़ो, चारों पढ़ो ना, जल्दी ना करो। सर मेरा स्कोर 132 है, ईएडी लक्ष्य बैच से हूँ, स्टूडेंट ऑफ यूपीपीसीएल में फोड़ना है। वेरी गुड, तेरा तो हुआ पड़ा फिर। बोलो रे। यदि चालकों के बीच की दूरी उनके व्यास की तुलना में बहुत अधिक कर दी जाए तो कोई कोरोना प्रभाव नहीं हो। ये तो सही कह रहा है, दूरी ज्यादा कर दो ना तो ज्यादा दूरी पे कोरोना नहीं होता। हमें बताना है सत्य नहीं है, ये सत्य है जी। यदि लाइन वोल्टेज का ऐसा मान है कि चालक सतह पर विकसित स्थैतिक विद्युतीय प्रतिबल चालक के चारों ओर वायु निर्मित करते हैं तो कोरोना बनता है। तभी तो होगा यार भाई। ये भी सही है कि लाइन वोल्टेज का एक ऐसा मान जो कंडक्टर के चारों तरफ के एयर को आयनाइज करता है तो कोरोना बनता है। अच्छा, ठोस चालक की सतह नियम इरेगुलर, ठोस की कहां होती है इरेगुलर, स्टैंडर्ड चालक की तुलना में अधिक कोरोना उत्पन्न करता नहीं, सॉलिड में कम होता है। सॉलिड मतलब ऐसा, ठोस ये स्मूथ बन जाता है, स्टैंडर्ड जो लपेट के बनाते हैं वो खुरदरा सतह का होता है, ये गलत है। ठोस चालक की सतह स्मूथ होती है और ठोस चालक पर कम बनेगा, ये था। स्टैंडर्ड में ज्यादा कोरोना होता है। फिर से बताऊं, ठोस ये एकदम सतह स्मूथ
और स्टैंडर्ड छोटे छोटे तारों को ले लपेट के बना दो तो वो खुरदरा होता है। दिख रहा है साफ मौसम की तुलना में तूफानी मौसम में आयनों की संख्या सामान्य से अधिक होती है और इस प्रकार कोरोना बहुत निम्न वोल्टेज पर बनता है। ये भी सही है। हाँ भाई बच्चों, ये बताना कितना है जी आई का मान। देखो यार, मतलब क्या ही तो बताएं। आई बराबर में 9/3.3। अगर ये किलो में है तो उत्तर मिली एम्पियर। बोलो कितना? 2.7 हो जाएगा। ये ले लीजिए। चलो भाई आ जाओ। 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर में 300 चालक है और 1000 पर चलता है। उपयोगी फ्लक्स प्रति पोल ये है तो उत्पन्न ईएमएफ बताओ जल्दी से। फैन चला अरुण? Eg बराबर में NP5Z/A। अच्छा है तो वेव है तो ए से तो पी गायब। N5Z/60। एन कितना है 1000। अच्छा जी, 5 है 0.04, जेड है 300। सर वेव है ना तो 120 करेंगे और लैप नहीं। अच्छा ये तो वेव है भाई, रुक जाओ रे बाल को, हम तो कोई ऐसा ब्रांड लेते भी नहीं। NP5 हाँ तू लाता है मेरे लिए तो। ये सुमित लाया था वो भी रखी है अभी, तुझे चाहिए हो तो बता। तो और क्या वो तुम्हारी तरह है। नए साल पे सोच रहा हूँ गुरुजी मुझे दे देते हैं। हाँ भाई सुमित, सोच रहा है नए साल में मुझे दे देते वापस। बताओ कितने हो गए? 600। चलो जी ये रहा हमारा, पढ़ के बताओ इसे। आर्मेचर रिएक्शन के कारण अनसैचुरेटेड डीसी मशीन की परिणति किस प्रभाव में होगी? ए भाई सैचुरेशन में देखो हमेशा याद रखना, जब एक सैचुरेट लेवल में चला जाएगा तो डीमैग्नेटाइज होना कंपलसरी है जी। क्यों है? सैचुरेट हो गया तो फील्ड तो बढ़ नहीं सकता। अब आर्मेचर लोड के हिसाब से एडजस्ट होगा। लोड बढ़ेगा मतलब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा। फाई एफ तुमने कांस्टेंट कर दिया, तो अगर ये लोड बढ़ेगा तो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ये बच्चों कह रहा है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है नॉर्मल स्थिति में। तो नॉर्मल स्थिति में देखो, ये कोई भी शब्द आपको सिखाया है क्या इस तरह का? हमने सिर्फ क्या सिखाया है कि मैग्नेटाइज तो हमने पढ़ा ही नहीं डीसी मशीन में, कुछ ऐसा शब्द तो हमने कहा ही नहीं था। तो एक ही शब्द है इसमें, ये क्या होता है जी? क्रॉस मैग्नेटाइज्ड इफेक्ट। अगर तुमने कहा कि सर मुझे तो इसमें जानकारी ही नहीं, तुम ऊपर ये पढ़ते कि यार ये तो हमने मशीन में पढ़ा ही नहीं। मैग्नेटाइजिंग वैसे नहीं पढ़ते डीसी मशीन में, एक ही प्रभाव था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलो जी, ट्रांसफॉर्मर का जो आप कोर लेमिनेशन करते हो ना, कोर एक दूसरे से वार्निश से जी, तो ये हो गया जी वार्निश। चलो अब ये बताओ, निम्नलिखित में कथन का, अच्छा पावर फैक्टर की सही परिभाषा नहीं है, पढ़ो। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर एक्टिव अपॉन अप्रेंट का अनुपात है। अरे होता है यार, ये तो तूने इसलिए जल्दी पढ़ भी ली सारे एबीसीडी, बहुत तेज हो रहा था तो।
शक्ति गुणांक को एसी परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के रूप में R/Z, ये भी सही है। शक्ति गुणांक को वोल्टेज और धारा के बीच कला कोण के कोसाइन मान के रूप में cos φ, ये भी सही हो गया। हाँ सही था फिर तो। शक्ति गुणांक को एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात मतलब XC/XL, ऐसा थोड़ा ना होता है, तो ये गलत ही तो पूछा, तो ये हमारा डी बन गया। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, मोटर में जब हम सेल्फ स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, कौन सा विकल्प मोटर को स्व विनियमन सेल्फ रेगुलेट प्रॉपर्टी का बनाता है, यानी कि अपने आप चलता रहे। ए भाई आइए तुम्हें सिखाया तो था V-, अगर ये ना होता तो दिक्कत नहीं है, जल नहीं जाता। अरे भाई मोटर एनर्जी कन्वर्जन ही इसके कारण हुई है, नहीं तो ये नहीं चलता। इसी के लिए तो तुम स्टार्टर के पीछे भागे। तो क्या था हमारा बैक EMF। इसे कहते हैं हम लोग बैक। देखो सी का मतलब पता है क्या है? ये जनरेटर है, उत्पादित विद्युत भाग बल। चलो ये सेट था हमारा ए वाला, ठीक है भाई। चलो अभी शुरुआत करते हैं हम। श्याम वाले सेट की शुरुआत करें हम। चलो जी, अब ध्यान से एक एक सवाल को पढ़ना, एक एक सवाल को पूरा डीपली जाकर। तुम्हारे नोट्स में सारी चीजें लिखवाई हुई है। चलो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चल लोहो मूविंग आयरन प्रकार के उपकरणों का वैध लाभ नहीं है, यानी कि वैलिड एडवांटेज नहीं है। देखो मूविंग आयरन में हमने ये कहा कि भाई लागत कम, और बात सही है, लो कॉस्ट पढ़ा था, हमने कहा जी सही है। एसी और डीसी के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, दो प्रकार का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है भाई बच्चों, TD बराबर में 1/2I² DL बाई, यही होता है। अच्छा जी, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, यानी कि स्केल समान भागों में विभाजित नहीं होता। ये कह रहा है समान माप, ये गड़बड़ है। यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता इसका। यूनिफॉर्म स्केल बोलो किसका होता है? PMMC, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप वॉटमीटर का यूनिफॉर्म मार्क करते हैं। समझ में आई बात? कब? वाट मीटर तो हमने बोल ही दिया। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तो कई अलग अलग प्रकार के यार। इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर बोलो, जो इंडक्शन है वो तो एनर्जी मीटर भी होता है। इंडक्शन तो सिद्धांत है, बस सिद्धांत की ना, मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं। सुदृढ़ निर्माण स्ट्रॉन्ग, तो ये तो रहता है इसका। अच्छा जी, जब आप मूविंग आयरन पढ़ रहे थे, अब मेरे शब्दों को सुनिएगा, इन्हें पूरा मेजरमेंट तुम्हें याद करा दूं। मूविंग आयरन में हमने ये कहा था कि इसे हम एज ए वोल्ट मीटर एमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं एसी को नापने के लिए। लेकिन एसी को नापने के लिए हम लोग 100 एम्पियर तक इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा के लिए हमें इसमें संट लगाना पड़ता, और यहां से आ जाती संट फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर को दूर करने के लिए संट का टाइम कांस्टेंट मीटर के टाइम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए था। अब हाई वैल्यू के एसी करंट को नापने के लिए हम लगाते हैं क्लैंप ऑन मीटर, जिसे कहते हैं हम बेटा CT। ठीक है जी,
हाई वैल्यू की एसी वोल्टेज को नापने के लिए पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पीएमएमसी सिर्फ डीसी पर कार्य करता है। ये जो मूविंग आयरन है ये बेटा आरएमएस वैल्यू को नापता है, एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। पीएमएमसी सिर्फ डीसी पे काम करेगा, एवरेज वैल्यू को नापेगा, यूनिफॉर्म स्केल होगा, कम पावर को खपत करेगा। टॉर्क टू वेट रेशियो पीएमसी का बढ़िया लेकिन महंगा होगा, ठीक है। स्प्रिंग टूट जाए ये अनंत देगा और पीएमसी 0 देगा। टीडी बराबर में जीआई पढ़ते ना। स्प्रिंग हम वही फास्फोर ब्रोंज का बनाएंगे, पॉइंटर वही हम एल्यूमिनियम का बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी चीजें तो याद रखने की है। फिर हम RSH बराबर RM अपॉन M-1 करते हैं, याद रखना, न्यूमेरिकल आ चुका है इससे पहले वाले में। RSC बराबर RM इंटू M-1, यानी कि एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दीजिए और वोल्ट मीटर में रेंज बढ़ाने के लिए हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दीजिए। टकराए हैं इस तरह के सवाल तो। इलेक्ट्रोडायनोमीटर, क्योंकि ये बेसिक सिद्धांत है दोस्त, इलेक्ट्रोडायनोमीटर। हाँ, इसमें एयर फ्रिक्शन, पीएमएमसी एडी करंट डैम्पिंग, और एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट डैम्पिंग है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर नॉन यूनिफॉर्म स्केल, याद आएगा देखो तुम्हें, टीडी बराबर में I1 I2 DM बाई एक करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल बनी होती है मोटे तार के कम टर्न से, और पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस ज्यादा किसका, पोटेंशियल कॉइल का। पोटेंशियल कॉइल हाई रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट हो जाए तो मजा आ जाए, और आइडियल कंडीशन में तो इनफाइनाइट। ये सारी चीजें याद रखो। हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट स्लो था, स्लजिस ऑपरेशन ना स्लो काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल एडी करंट डैम्पिंग, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर पावर नापने के लिए थर्मोकपल वॉटमीटर, और वोल्टेज नापने के लिए थर्मोकपल करंट नापने के लिए थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। IRMS स्क्वायर हीट को नापेगा। ये कॉमन चीजें हैं, इनको याद रखो। फिर एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर की वॉटमीटर से अलग कहानी है पूरा। 3 प्रकार के एनर्जी मीटर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एम्पियर आवर मीटर डीसी के लिए, एक थॉमसन कम्यूटेटर मीटर होता है जो एसी डीसी दोनों के लिए होता है, और एक हमारा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है जो सिर्फ एसी के लिए होता है। तो सारी चीज पिक्चर के रूप में रखो ना दिमाग में भाई। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लैगिंग कंपनसेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि देखो जी, सबसे सॉलिड काम तब करता है ये जब पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव हो। क्रीपिंग को दूर करने के लिए वही 180 पर होल से फ्लोट्स को काट दो। तो सारी चीजें जरूरी है आपके लिए। CRO जरूरी है, तो मेजरमेंट का एक अच्छा खासा वेटेज है भाई, और पहले शिफ्ट वाले पेपर में ठीक ठाक आया है। 12-13 सवाल, 12-15 सवाल आए मेजरमेंट के। चलो जी, ये रहा जी हमारा बेसिक सा सवाल है। नीचे दिया गया कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेरित, तो भाई E बराबर में BLV साइन थीटा, यही तो है बेटा। अब अधिकतम की बात हुई है तो थीटा बराबर 90, तो E बराबर में BLV वोल्ट, यही तो होगा। ये लो जी, B क्या है बोलो तो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तुम्हें रटवा दो ये सारी चीजें। अब B की इकाई फॉर्मूला बोलो, 5/, यूनिट बोलो जल्दी, टेस्ला। अच्छा, पक्का यही थी। CGS यूनिट बोलो इसकी, गिलबर्ट मारूंगा देख ले। गॉस, फिर माइनस। अब मैं पूछ रहा टेस्ला, हाँ मुझे ही चलाता यार। चलो अब H बोलो,
F/m, वेरी गुड, ओरिजिनल यही था। बोलो, न्यूटन पर वेबर। फिर दूसरा फॉर्मूला था HL बाई, बोलो, NI/L या 2πr, एम्पियर टर्न पर। आई बटे या नहीं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जब सर्कुलर पाथ बनाता है तब के लिए है, ये सोलेनॉइड के लिए। L लंबाई का सोलेनॉइड दिया गया है ना, उसके लिए होता है। अच्छा जी, B बराबर में म्यू एच लिखते हो, तो म्यू बराबर में B/H। इन सब पे सवाल आए हैं। जो देखो, जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है सब ये, और जितने भी है चुंबकीय मटेरियल है उनमें BH कर्व बनेगा ये। ठीक है भाई, तो सब कहानी को याद रखो। BH कर्व खींचने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल, ये तुम्हारे नोट से मैंने पढ़े हैं सारी पहले पेपर में, तो इसलिए तुम्हें याद करवा रहा हूं चीजें। याद है तुम्हें चुंबकत्व की चीजें? हाँ, तो इनको याद रखो। BLV sin थीटा इसी प्रकार देखो हम ये भी पढ़ते हैं। F बराबर में BIL sin थीटा, ये BLV है, यहां पर है BIL sin थीटा। ये मोटर में लिखते हो तुम आप बकायदा। हाँ, लॉरेंट्ज फोर्स। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विशेषता नहीं है? पढ़ो बकायदा, दिमाग लगाओ ना, ऐसे ट्रेन नहीं छूट रही यार हमारी। हम माने ठंड हो रही है, क्यों भाई तेवत है, ठंड तो हो ही रही है, तो अपना लेके आया करो कुछ, एक ढक्कन दो। अच्छा, B होगा निम्न शक्ति गुणांक, वाह। अबे वो विशेषता नहीं पूछ रहा है। अब D कह रहा निम्न स्टार्टिंग धारा, मतलब कमाल है, जो है वो बताने पे तुल रहे हो। अरे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है, निम्न शक्ति गुणांक भी होता है, वो कह रहा है कि नहीं है। निम्न स्टार्टिंग धारा, इसकी लो दक्षता होती है क्योंकि बाहरी प्रतिरोध लग रहे हैं, इनमें भी तो लॉसेस है, तो कॉपर लॉसेस ज्यादा है यहाँ, तो दक्षता कम है। ये कह रहा उच्च है, तो ये है ना बात, तुम समझ नहीं रहे बात को। स्क्वायरल केज की दक्षता अच्छी होती है, बनावट भी मजबूत होती है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, मजबूत, सस्ती भी होती है। इसकी बनावट भी मुश्किल है दोस्त, लेकिन वेरिएशन बढ़िया है स्पीड में, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़िया है, दक्षता कम है, स्टार्टिंग में धारा कम है। किसका? इसका निम्न होता है, उसका ज्यादा होता है स्क्वायरल का। चलो भाई, लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कभी तुम भावुक हो जाओ, ये और कुछ बीमारी नहीं थी। मोटर मतलब या तो सिंक्रोनस या फिर 3 फेज इंडक्शन, और इसे हम चला रहे हैं। देखो, सप्लाई दी AC, तो AC दे दी, अब इस मोटर से DC जनरेटर को घुमाना है, तो जब ये घूमेगा क्या बनेगी? तो एक तरफ AC थी, बना किसमें दी? DC में। तो ये कहलाता है दोस्त मोटर जनरेटर सेट। यार देखो कैसे कैसे सवाल है। नॉइजलेस बिल्कुल नहीं है, इसकी दक्षता बहुत अधिक है, 2 मशीन है तो दक्षता तो कम है। DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए शून्य अनुसरण की आवश्यकता नहीं। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस ना, तो शून्य तो है नहीं। अब DC वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये रहा जी हमारा, ये तो इसने नॉर्मली DC का ही दे दिया।
अरे तो डीसी का एडवांटेज था एक तरीके से। तो ये हो गया जी हमारा सी, बना दिया। देखो एक बात, एक मैंने इन पेपर में एक चीज कॉमन नोटिस की है, लेकिन इसका जो नोटिस मैंने किया है, इसको हम आने वाले यूपीपीसीएल में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब पर्सनली तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। एक इन तीनों पेपर के पैटर्न से एक चीज तो सामने आई है, वो चीज हम अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताते। हाँ ना ना, अरे अरे यार तेवतिया, आज तेवतिया के लिए तालियां बजाओ भाई, वाह 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 भाई, कमाल। हमें तो लग रहा कल अवार्ड में हमें तुम्हें ले जाना चाहिए था, कि असली हकदार तो वही है। नहीं नहीं, तुक्का मारने की विधि भी नहीं है। हाँ इसी चैप्टर से जैसे इम्पोर्टेंट जनरल से उसमें इम्पोर्टेंट जनरल से पूछा है, क्वेश्चन की बात है। तीनों शिफ्ट में एक चीज कॉमन है, लेकिन हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा होगा ना, वो उस चीज से हो सकता है दबाव में आ जाए। हमें क्या फर्क पड़ता है, जिसने मेहनत की जीतेगा तो वही। मतलब तीनों शिफ्ट में एक चीज बहुत कॉमन है, सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर, जो जिन टॉपिक से पहला पेपर है ना, इन्हीं टॉपिक से हमारा दूसरा और तीसरा पेपर है, बस सवाल लिखने का तरीका बदला है। मतलब तीनों पेपर में एक चीज कॉमन है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे हम इस चीज पर, पहला शिफ्ट का जैसे फंसा दूसरे वालों को बता के भेजेंगे, लेकिन पता चला और लिपट जाए इसमें, लेकिन बाकी को नहीं है, ग्रुप अलग बना के तुम्हें पर्सनली तौर पे समझा के भेजेंगे। अभी नए बेचारों को रात भर नींद नहीं आएगी कि पता नहीं सर ने क्या ढूंढा। कोई नहीं, माइक चालू ही है। चलो भाई, पूर्ण भार पर चलने वाली 6 धुर 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की, मीन्स ऐसा नहीं कि टॉपिक जैसे इंडक्शन से पहले भी सवाल है, तो दूसरे में भी इंडक्शन से ही है, सब बाकी चेंज है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब चेंज है, लेकिन जिसने इंडक्शन को पूरा पढ़ा है उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है फिर। अरे कहीं ना क्या, ऐसा थोड़ा इस बार मशीन से आएंगे तेरे 30 सवाल, या श्राप है हमारा। ऐसा नहीं है, वो तो सिलेबस का हिस्सा है, कोई ज्यादा आएगा कोई कम आएगा, वो तो रहेगा। जो पीछे हुआ था शुरुआत में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ लिया था, तो फिर 20-21 में पूरा थ्योरेटिकल पूछ लिया। गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, पिछली बार जो सब गलत जा रहे हो, फिर वही बात है, 19-20 में फिर वही बात है। तुम्हें जो जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, कि तुम अपने आप से कुछ नहीं समझते, जो दूसरे ने तुम्हें जो बता दिया जी हाँ ठीक है, और मुझे छोड़ के तुम सब पे यकीन कर लोगे। अब मैं बताऊं तो जो ये कोई कलाकारी है ही नहीं। एक बात याद रखना, ये जितने ऑनलाइन पेपर होते हैं ना, ये गारंटी है ही नहीं कि पहले कौन से सवाल आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये होता क्या है, जैसे तुम्हारे पूरे पेपर में एक साथ अलग अलग टॉपिक को टारगेट करते हुए 1500 सवाल डाले जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन में भी साधन है। एक बार भर दिए 1500। अब होता है इस शिफ्ट में एग्जामिनर को रियली में नहीं पता कि शिफ्ट में क्या सवाल है। इसमें क्या है कि पेपर 1 इनमें से रैंडम कोई भी 150 सवाल उठा लेगा, कोई भी, एग्जामिनर को नहीं पता, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। अब क्या करेगा पेपर टू में एक ऑप्शन आता है कि क्या अब इन 1500 में से 150 इन्हें माइनस करके उठाए या इनको भी इंक्लूड कर ले। ये ऑप्शन हमारी ऐप में भी है, कई बार करते हैं हम भी। तो अब नेक्स्ट वाला अगर तुमने कर दिया कि नॉट इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड मत करो, तो अब ये 1500 में से 150 को नेक्स्ट वाले में नहीं लेगा,
जितने बचे हुए थे आपके 1350, इनमें से लेगा 150, फिर पेपर थर्ड है तो नेक्स्ट वाले इन 300 को छोड़ के जो आ चुके इनको लेगा। एग्जामिनर को भी नहीं पता कि कौन से सेट में कौन से सवाल आते हैं, ना ये सेट है कि इसमें इतने न्यूमेरिकल है इतने ये है। इसमें ये भी नहीं पता दोस्त कि पहले न्यूमेरिकल है और फिर थ्योरी है। तू बराबर में बैठा ना, 5 सीट छोड़ के जो बच्चा बैठा होगा, इसकी में जो सवाल पहला है ना, उसी शिफ्ट में वो पहला सवाल तेरे में 5 सीट छोड़ के 10वां होगा। ठीक है, तो वो कोई चक्कर नहीं ऑनलाइन में कि पहले न्यूमेरिकल है पहले ये, सबके में आने तो वही थे। लेकिन तभी तो मैं बोलता हूं घबराने की जरूरत नहीं है कि पहले न्यूमेरिकल है कि फिर थ्योरी है फिर ऑब्जेक्टिव है। ये बाय डिफॉल्ट है, ना कि कोई सेट कर रहा है इनको। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि घबरा मत, इसके शिफ्ट में 2-4 मुश्किल आ गए, घबरा मत, आगे बढ़, किसी में बाद में होंगे वो, तो टूटना नहीं है, अपने चलते जाना है। चलो इसका उत्तर बताओ। FR ये कर दिया, F का मान है 50, S का मान है FR बटे F, 1.5 है 50 है, कितना हो गया भाई बच्चों? यही आ गया। तो N बराबर 1 माइनस S इंटू NS, कितना आ जाएगा रे? ये लो भाई 970 RPM। अब सवाल तो एक था, देखो अब सूत्र क्या क्या है। FR बराबर में S इंटू F, N बराबर 1 माइनस S इंटू NS, याद रहेगा। PRC बराबर SPG, S अपॉन 1 माइनस S इंटू PMD। रोटर फ्रीक्वेंसी 1 माइनस S या N अपॉन या फिर PMD बटे PG, सब वही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही फॉर्मूला जो बार बार रिपीट होता है। एक चीज और याद रखो, जैसे मान लिया हमें N RPM में दे रखा है ना, तो ओमेगा 2 पाई N बाई रेडियन पर सेकेंड। चलिए भाई, स्थाई है स्प्लिट कैपेसिटर। अरे परमानेंट कैपेसिटर को स्थाई स्प्लिट कैपेसिटर लिख दिया और कुछ नहीं। देखो जी, अरे जो हमारे ये सीलिंग पंखे वंखे बने हुए ना, ये सब वही है। एक होती है मेन वाइंडिंग भाई बच्चों, है जी, एक्सिलरी। स्थाई वाले में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होता यार। ये है RA, ये मेन है, ये एक्सिलरी है, स्टार्टिंग है भाई। देखो इसकी पहचान हुई है हाई और इसकी पहचान हुई है हाई लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है भाई बच्चों, तुम्हें क्या सिखाया कि जो कैपेसिटर लंबे समय तक जुड़ा हो वो कौन सा है भाई? बिल्कुल सही बात, ये होता है हमारा पेपर टाइप, जिसे आप ये भी लिखते हो कई बार ना, ऑयल फील्ड पेपर टाइप। इसका मान बोलो रे जल्दी। चलो 3.5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ना, ये होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट टाइप, कम समय के लिए, तो इसका हो जाता फिर 200-300 माइक्रोफैरड, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता। गलत पूछ रहा है, स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है, हम थोड़ा ना मना कर रहे हैं, एक मेन और एक एक्सिलरी है, स्टार्टिंग सही है। इसकी उच्च दक्षता होती है, क्यों? पावर फैक्टर अच्छा है तो नहीं होती क्या? अबे पावर फैक्टर अच्छा है, अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है तो लॉसेस कम आते हैं ना। यह विद्युतीय अपघटनी संयंत्र इलेक्ट्रोलाइट टाइप वाले को बोल रहा है ये।
अरे भाई इसमें पेपर टाइप इस्तेमाल होता है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट टाइप। ये तो वहां होता है जो कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन। भाई कम समय जिसे बस स्टार्ट करके हटाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना। ठीक है भाई, ये कौन किसका उदाहरण लिया हमने पूरा, ये सीलिंग फैन वाला। चलो पढ़ो इसे, ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना कि मैंने तो पेपर देख लिया पूरा, मुझे इसके पीछे कारण क्या है वो बताओ। कौन सा? देखो भाई, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहां पर ये आता है कौन सा, कट ऑफ, और यहां क्या है जी। तो इन दो पॉइंट पर जब बात होती है तो इन दो पॉइंट पर कैसे ऑपरेट होता है, स्विच, यहां ऑन की तरह, ऑफ की तरह। तो कट ऑफ और सैचुरेशन क्षेत्र पे, और ये जो रीजन है ना एक्चुअली, जो ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है एक्टिव रीजन। ठीक है लीनियर, हाँ उसी पे नॉर्मली यही ना, यही तो है सैचुरेशन और कट ऑफ। स्विचिंग रेगुलेटर किन बिंदुओं पर काम करता है, तो यहां कट ऑफ पर और सैचुरेशन, ये ऑन और ऑफ, ये दो ही बिंदु है जब स्विच के तौर पर। तो इन दो बिंदुओं पर स्विच के तौर पर, यहां पर एक्टिव में एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखो जी, बक कन्वर्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात हमेशा होता है। ये कुछ और नहीं बीमारी है, ये है स्टेप डाउन चोपर। जब आता बूस्ट, तो बूस्ट मतलब हो जाता है स्टेप अप। ठीक है जी। तो भाई एक बात बताओ, वी नॉट है वी नॉट कम होगा ना इनपुट से, स्टेप डाउन है यार। अब ये कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट का रेशियो, ये कम से ज्यादा को भाग दे रहे हो तो एक से कम होगा, एक से कम। ओके जी। और याद ये रखना कि वी नॉट बराबर में अल्फा वी एस, अल्फा होती है ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल डिसाइड होती है टी ऑन बाई टी से, कि कितनी देर तक ये ऑन रहा। जैसे टोटल टाइम पीरियड ये था, टोटल टाइम पीरियड में से भाई ये इतनी देर बस ऑन रहा और बाकी टाइम ये ऑफ रहा। तो टी ऑन प्लस टी ऑफ को जोड़ के मिला देते हैं हम टी टी। तो एक बात बताओ, जब ये हमें पता है कि ये कम है, कम को ज्यादा से डिवाइड करेंगे अगर, तो एक से कम ही आएगा रिजल्ट, एक से कम आएगा। तो यहां हमें मार्क करना है भाई 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, 1 से ज्यादा नहीं भाई। स्टेप डाउन है तो 0 भी हो सकता है, मतलब बीच में लिखा है तो 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी, 0.5, 0.8, 0.9, 1, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा हो गया मतलब स्टेप अप हो जाएगा। तो ये क्या है जी, स्टेप डाउन चॉपर। फॉर्मूला है वी नॉट बराबर में अल्फा वी एस। अब देखो ये कह रहा है कि स्टेप डाउन से, देखो स्टेप डाउन में आउटपुट कम होगा, ये है आउटपुट,
और इनपुट ज्यादा होगा जी। भाई तभी तो स्टेप डाउन है, ज्यादा को कम में करेगा। ट्रांसफॉर्मर में देख लो यार, और बताओ। स्टेप डाउन में तुम आउटपुट बटे इनपुट कर, तो वो भी तो यही कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, तो कम को ज्यादा से भाग दोगे तो एक से कम ही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखो 0 और 1 के बीच। चलो ये तो हमारे मैराथन में भी था। बेसिक लाइफ सपोर्ट में शब्द एबीसी का क्या अर्थ है? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। चलो ये भी डायनोमीटर की कहानी सुना रहा था, देखो आपको। डायनोमीटर, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, जब ये नॉर्मली डायनोमीटर लिखता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर तो समझ जाओ नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। लेकिन जब वॉटमीटर लिखता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर, तो यूनिफॉर्म है। जब किसी डायनोमीटर उपकरण का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में कर रहे हैं तो स्थिर मतलब फिक्स्ड और गतिमान मतलब मूवेबल कुंडलियों में गुणक के रूप में प्रतिरोध के साथ जुड़ी होती है। स्थिर करंट कॉइल सीरीज में, और मूवेबल यानी कि जो प्रेशर या पोटेंशियल कॉइल मूवेबल होती है ना, वो कैसे होती है, पैरेलल में। तो अब बताओ जी जरा, तो स्थिर और गतिमान कुंडलियां क्या लिखे पहले, सीरीज में गुणक के रूप में। गतिमान क्या होती है, उच्च। अबे गतिमान का इसका प्रतिरोध उच्च नहीं रखते ये, तो क्या हो गया जी, सीरीज और उच्च। तो स्थिर पूछ रहा है ना, स्थिर और गतिमान कुंडलियां श्रृंखला में गुणक मतलब क्या बोल रहा है ये, स्थिर और गतिमान तो कुंडलियां श्रृंखला में गुणक के रूप में प्रतिरोध के साथ। इस सवाल दिखाना रे, कभी को टाइपिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, दिखाना। नहीं ऑप्शन तो है ना, लेकिन सवाल में एक ये हो रही ना समझने में, एक लाइन। हाँ तभी तो हिंदी में थोड़ा समझ में, इंग्लिश वाला कर रखा है। ये तो बंद हो गया तेरा, डाउन हो गया क्या? इंग्लिश वाला कहाँ है, इंग्लिश वाला दिखाओ यार, बड़ा मुश्किल मुश्किल दे रखा है ये। हाँ। कहाँ, यार ये पता नहीं क्या खा रहा है यार आजकल। अबे सवाल तो आमतौर पर लैब बाइंडिंग की जाती है, तू ये खोल रहा है। सवाल ये है, स्थिर कैसे जुड़ी होती है, श्रृंखला में जुड़ी होती है, और जो मूवेबल कॉइल है वो बाद में इसके रूप में भरना था। मूवेबल कॉइल में उच्च प्रतिरोध के साथ, खाली तो स्थान भरने हैं।
चलो बताओ। कथन सत्य असत्य ज्ञात कीजिए। 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर से बेहतर होता है। बात तो सही है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं ना, खाली स्थान था वो मैच करवा के भरना था। स्थिर और गतिमान कुंडलिया, हमने लिखा जी श्रृंखला में गुणक के रूप में उच्च, मतलब पहले भरना है स्थिर के हिसाब से और बाद में गतिमान के हिसाब से। ठीक है, तो सीरीज में होती है स्थिर और गतिमान में होता है उच्च प्रतिरोध, तो वो खाली रिक्त स्थान भरना है और कुछ नहीं। समझ गया मैं। 4 पॉइंट स्टार्टर भाई इससे बेहतर है, क्यों है जी? बेस स्पीड से ज्यादा गति पर, ये अच्छी गति पर चल सकता है 4 पॉइंट स्टार्टर में, क्योंकि एनवीसी को आप स्वतंत्र बना देते हैं, यहाँ कहीं कि फील्ड वाइंडिंग को आप स्वतंत्र बना लेते हैं एक और पैरेलल पाथ बनाकर। 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल एक छोटा विद्युतीय चुंबक होती है ओएलसी। भूल गए? अरे ये था जब नॉर्मल से ज्यादा धारा बहेगी तो चुंबक तो होगा और ये प्लंगर को अपनी तरफ खींचेगा और एनवीसी शॉर्ट कर लेगा, तो ये तो सही है, तो दोनों सत्य है। तो अच्छा, 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए इस्तेमाल है और 4 पॉइंट शंट और कंपाउंड के लिए, और सीरीज के लिए 2 पॉइंट। ड्रम में से इंडक्शन में भी करते हैं, याद रखना, एसी में भी। घरेलू 2 को एग्जामिनर देखा ही नहीं कभी, देता है तो 2 को। डीबी होगा, सीरीज और शंट दोनों होगा। तो अब एसएससी जेई से इलेक्ट्रिकल थोड़ा ही चलती है, इनके जो मन में वो मान ले रहे भाई। कारण तो बताओ, अब बताओ, रेफरेंस बुक में साफ साफ लिख दिया है कि शंट और कंपाउंड के लिए, साफ साफ लिख दिया ना, रेफरेंस बुक नहीं बदल सकते ना। इन्हें तो अपने ऑब्जेक्टिव को कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी बैठ के जस्टिफाई करना होता है, लॉजिक कुछ नहीं है। हाँ, तो टीचर भी उसी से पढ़ाएगा ना, वो क्या थॉट प्रोसेस से रख रहा है। अब मैं कहने लगूँ ना जी ट्रांसफॉर्मर, तो भाई एक बात बताओ, हम कहने लगे जी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बदलता है, और बी हम कहने लगे जी करंट को नहीं बदलता, तो क्या सही होगा? या हम ये कहते वोल्टेज को बदलता है, बी हम कहते करंट को भी बदलता है, दोनों ही तो बदल रहे हैं। अब तुम जिद करने लग जाओ ना जी हम वोल्टेज को लगाएंगे, लगा लो, लॉजिक सही नहीं है ना। अब जब साफ साफ लिखा है कि शंट में करते हैं, कंपाउंड में करते हैं, भाई जब शंट में तुम 3 पॉइंट को नहीं करते या 4 पॉइंट को, तो फिर किसे करते हो ये भी तो बता दो। बिल्कुल करते हैं ना। तो भाई अगर वो एग्जामिनर कह रहा कंपाउंड में करेंगे, तो भाई शंट में क्या करेंगे बताओ? तो ये दोनों बने ही शंट और कंपाउंड के लिए हैं। वो तो 3 में दिक्कत आ गई थी, उसको दूर करके 4 पॉइंट बना दिया उस प्रॉब्लम को। ओहो, घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए 2 वे द्विपद स्विच के उपयुक्त, जाते हुए लाइट ऑन करोगे, जब ऊपर पहुंच जाओगे फिर से लाइट ऑफ है जी। तो कहां करते हो ये? रसोई घर में, सीढ़ी। आज ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, गुरुजी ने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखाया होगा। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है भाई। सबसे प्रबल प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय क्या रे? ओ, फिर तो ये विस्मित है। सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्ग ये रहता है हमारा विस्मित। मैंने तुम्हें एक पैरा में ई मिम वाले रटवाए भी थे तुम्हें, डाया, डाया सबसे स्ट्रॉन्ग डाया। एक तुम्हें एक वैसे भी रटवाए थे मैंने, याद कराने को, मैं सोडियम एल्यूमिनियम, जिसमें आई एम था, पैरा में रटवाए थे तुम्हें ये। हाँ,
सोडियम, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय रोधन पदार्थ की कोई वांछनीय विशेषता नहीं है? वही है पुरानी वाली, सेम अभी रिपीट किया था ना पुराने वाला ही। अरे निम्न ये नहीं होने, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वही सेम कॉपी। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसका उत्तर मैं वैसे नहीं मानूंगा, कॉपी में ड्रॉ करके बताओ, रटा हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ। रटा हुआ नहीं चलेगा। बना के बताओ, फेजर डायग्राम बना के। फैराडे का सेकंड लॉ, एन डी फाइव बाई डी टी। ए भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये ज़्यादा वोल्टेज को उत्पन्न करेगा। बना लिया भाई? हाँ देखो, बच्चे कह रहे हैं सीधा आता है जी, ये तो अच्छा, मतलब रटी हुई चीजें नुकसान देगी। देखो वी आर वी वाई वी बी, ये बनती है बेटा फेज वोल्टेज, ठीक है। टोटल 120 बनता है, माइनस वी वाई कितना बन गया जी? 60। फिर एक दूसरे के पैरेलल लाइन खींचते हो, ये जाता है वी आर वाई, ये क्या कहलाता है? लाइन। तो 60 का आधा कितना? 30। ठीक है भाई। तो लाइन और फेज में डिफरेंस कितना आया है? 30 डिग्री। भूल गए आप? तो मैं एक बढ़िया सा डायग्राम ये बनवाया था, अपने नोट्स में देखना। समस्या तो यही है, और मैं बता दूं कितना रट लो काम नहीं चलने वाला, अब जमाना वो खत्म हो गया, तुम मान जाओ बात। माइनस वी वाई, कई दिन पढ़ा मैंने, मुझे अच्छे से याद है एक एक चीज बनवा के। देखो वी आर वाई पे कहाँ चल दिया भाई छोटू? या तुम ये भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, देखो जी, वी बी वाई। कोई बच्चा ये कहे कि सर क्या हम इसे माइनस वी आर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, इसे भी यूज किया जा सकता है, वी बी आर। कोई इसे चाहे यूज करना तब भी कर सकता है। तो ये होगा वाई आर, इसके जस्ट अपोजिट देखो, अगर ये वी बी इधर है तो ये हो जाएगा माइनस के वी बी। तो ये होगा आर बी। वाई बी, ये अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं थ्री फेज सिस्टम में, तुम्हें बहुत अच्छे से बनवाया था मैंने, कई दिन पढ़ाया था ये। विकास जी तुम तो, मुझे लग रहा कि देसी पे आ गए ब्रांड से भी। कह रहा फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो नहीं आपने करवाए, मुझे लगा आप देसी ठर्रा पे आ गए। हाँ,
करवाई नहीं हमने, देखो शायद नॉन टेक के कह रहा हो ये। तो ये बनता है 30। ये अलग अलग पॉसिबल वे है लोड कनेक्ट करने के। आप इस वोल्टेज से भी चला सकते हो, देखो ये और ये एक ही है। आर वाई है, आर वाई को या तो वी आर की तरह कनेक्ट करिए आर वाई पे, देखिए बी वाई पे करिए या वाई बी पे करिएगा। वो तो है कौन सी, अभी बच्चे पेपर देने गए हुए हैं ना। नहीं नहीं अब हो जाएगा। नहीं वो सुनील सर अपने आप निपट लेंगे, असल में सुनील सर भी छुट्टी पे है ना। हैं? ए मालिक तेरे बंदे हम, बता भाई। पढ़ा चुका, अभी पढ़ाया तुम्हें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ना, इसे नहीं कहते। जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में थोड़ी विस्की मिला के और एक तार डुबो के, हाँ जी, विस्की में एक तार एक फेज डाल दो विस्की के गिलास में और एक डाल दो सीधे मुंह में तार, तो वो पॉलीफेज है। तो क्या मजाक बना रखी बताओ। पॉलीफेज सिस्टम भी पढ़ाया, जबकि 3 फेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम। पॉली मतलब एक से ज्यादा। कन्फर्म ये करो, कन्फर्म तेरा आस्की का भूत चढ़ रहा है इसके सिर पर। चलो इसे बताओ, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने भीतर चुंबकीय विवाह मैग्नेटिक फ्लक्स के निर्माण का विरोध करता है, मतलब रिलक्टेंस, वही तो ना। अब हिंदी में क्या बोलते हैं तुम मुझे बताओगे। ये हे भगवान नहीं मुझे नहीं लगता यार, आईटी वाला भी के लिए भी टफ है यार ये, भले को हिंदी में पढ़े लेकिन रिलक्टेंस एकदम हिट करता है दिमाग में कि ये रिलक्टेंस है। ये तो वैसे ही बच्चा खो जाए। भले ही मैं रियली बताऊं, किसी ने हिंदी में भी पढ़ाई की होगी तब भी टेक्निकल चीजें सुनने में, क्योंकि ज्यादातर उसी में सुनता है उसी में पढ़ता भी है बच्चा को, हाँ ये इजी है। क्योंकि रिलक्टेंस हमने भी ज्यादा नहीं, कम से कम 100 बार तो बोला ही है क्लास में। ये हमने पहली बार बोला होगा। प्रतिष्ठभम क्या था ये। हाँ हाँ जी, आ गया देखो, रटे हुए सवाल है सारे। कितना, हाँ ठीक है, 60 और वही 3.15 ठीक है। और जीआई का होता तो 6.25 दे रखा है, तो इसमें एक ही है, डी लगा लेते, ठीक है। और आयरन होता तो अलग ही बैट इससे में 10। किसी भी परमाणु के एलिमेंट नहीं होता, शुरुआत तो यहीं से होती है, 2, 8, 18, 32 के कितने है जी, 2। और किससे है ये 2n स्क्वायर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहले पूरे पढ़ना, तुम गड़बड़ ये कर रहे हो, तुमने मुझे लग रहा पेपर देख लिए ढंग से और तुम उसी ऑप्शन को पढ़ रहे हो, चारों नहीं पढ़ रहे, गलती मत करो। है मैडम को बोल रहा है तो है। कहाँ है, जाओ तो।
अभी भाई क्यों? कुछ काम नहीं हो 7 बज गए? हाँ, मैंने कहा भाई बच्चा क्या, आप तो बहुत फ्रैंक हो रहा हो। हाँ, चलो जी बताओ इनमें से गलत क्या है। यह विधि सर्वाधिक महंगी है। महंगी है जी। इससे इससे सस्ता क्या ढूंढे बेचारे थे। हमें गलत देखना। इजी आसान है। प्रारंभिक धारा पूर्ण धारा से 10 गुना अधिक, क्योंकि इसमें रिड्यूस नहीं होता करंट। करंट रिड्यूस होने की व्यवस्था स्टार डेल्टा में दी गई है या ऑटो में दी गई है। स्टार डेल्टा में 1/3। प्रारंभिक बलागुण, इसमें जब करंट रिड्यूस नहीं है तो टॉर्क भी रिड्यूस नहीं है, तो वही हमारा पूर्ण भार पर बलागुण के बराबर। यह बेटा सस्ती होती है और यह लिख रहा है कि महंगी होती है। चलो जी, ये हमारे ना 3 प्रकार के होते हैं भाई। ये एक होता है MA, एक होता है MAT और एक होता है बेटा MB। MB में 2 मुख्य और एक एक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। तो टोटल हो गए जी, सहायक वही तो एक्सिलरी होता है। तो टोटल पाए जाते हैं यहां 3। 2 मेन होते हैं, 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। ये बना रखे मैंने ना, ये डायग्राम वाइग्राम तो मैं नेक्स्ट वाले में लिखवाऊंगा इन्हें, क्योंकि इल्यूमिनेशन का जो एक लेक्चर बच रहा है इसे भी निपटा ही ले। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत रोधन पदार्थ संबंधित वैद्युत गुण है? पैरावैद्युतांक, यही तो है। जितना ज्यादा होगा बेटा उतना अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। चलो जी, क्वेश्चन नोटिस है या क्वेश्चन साइन? क्वेश्चन साइन का एक उदाहरण है पैदल पार पथ। जो पैडल स्टैंड नहीं बना होता भाई सड़क के, ये नहीं पैडल स्टैंड बने होते हैं, तो ये होता है हमारा पैदल पार पथ। मैंने अच्छे से याद है, एक बच्चे को पार करते हुए दिखाया भी था। चलो जी, सोल्डर क्रोड में, खैर ये तो तुम्हें पता नहीं कितनी बार रटवाया मैंने, टीन और लेड, टीन और लेड। तुम्हारी क्लास शुरू क्या करेंगे 5 बजे, अब ठंड होने लग गई भाई। 5 बजे जैसे ही एक छूटेगा ना मेरा बैच, तुरंत आपकी क्लास 5 से 7, 7:30 तक टाइम मिल जाएगा। जो टॉपिक बच रहे अगर 2 घंटे मिलेंगे ना डेली के, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे हमारे। तुम्हें पावर एम्पलीफायर लिखा देते हैं, एक इल्यूमिनेशन का है, बाकी सोच रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल की चीज़ें भी बता दूँ, थोड़ा सा मिस लेने। यार चेक नहीं की, वो फ़ोन भी ऑफ है, आई भी होगी तो देखना पड़ेगा। हॉर्न गैप सर्ज अरेस्टर कितने एम्पियर से अधिक धारा को रप्चर नहीं, ए भाई ऑपरेट की बात नहीं, रप्चर। देखो जब कम वैल्यू होती है तो जब ये जल जाते हैं या प्रॉब्लम होती है तो हमें ना चेंज करने पड़ते हैं। तो यहां पर ये है कि रप्चर का मतलब है कि जैसे ही चार्ज क्लियर हुआ वापस तुरंत उसी स्थिति में। तो अगर हल्का फुल्का चार्ज हो 10 एम्पियर तक का करंट तो ये रप्चर कर सकता है। लेकिन जब लाइटनिंग अरेस्टर होती है और भारी भरकम चार्ज होता है या करंट होता है तो ये रप्चर नहीं करता। रप्चर मतलब पुरानी स्थिति को फिर से कैप्चर कर लेना। जैसे हम लोग HRC फ्यूज में देखते थे कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, तो वहां पर वो हाई रप्चरिंग कर सकता था, यानी कि फॉल्ट क्लियर वापस से उसी स्थिति में। तो ये 10 एम्पियर तक तो रप्चर कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब 10 एम्पियर वाला करंट होगा तो ये रप्चर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, फिर तो मतलब खराब ही है। हाँ जी देखो एक ये पूछ रहा था मेरे से, नॉर्मली अगर यूनिवर्सल मोटर लिखता तो देन हमारा 70% ठीक था। इसने मेंशन कर दिया स्मॉलर, जो छोटे वाले यूनिवर्सल मोटर होता है। तो जितना भी मोटर कम होगा
उतना ही उसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो ये माना भी है, और वैसे माना है इसने 30, वैसे 30 होती नहीं है, 30 से काफ़ी ज़्यादा 50 तक होती है, मतलब 45-50% तक होती है, लेकिन आयोग ने माना है 30%, और वैसे भी 60 फिर ज़्यादा हो रही थी, 90 तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 30% सही है। अदरवाइज इसकी एफिशिएंसी हमारी प्रैक्टिकली देखें उसकी तो और भी कम होती है, 10-15%। मैं बोल रहा हूँ ना 10-15% बस। 30 से 35 वाट है, वो सही बोल रहा है, 5 वाट वो वाट है। अदरवाइज एफिशिएंसी तुम्हारी 10-15% बहुत है इतनी। सैटेलाइट पोल तो बहुत एक तरह से ये मानो कि कहीं एसी या बहुत मुश्किल, रेयरली रिले सर्किट ब्रेकर्स के साथ वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो बताना जरा, नीचे दी गई कौन सी मोटर उच्चतम परिवर्तन बलागुण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है? खैर इस तरह का तो तुम कभी नहीं गलत करोगे। कैपेसिटर, स्टार्ट, मोटर, ठीक है जी। लेकिन याद रखना कैपेसिटर स्टार्ट, इलेक्ट्रोलाइट बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे और जैसे स्टार्ट होगा हट जाते नहीं नहीं, रिपल्शन की उससे ज्यादा नहीं आएगी ना, कैपेसिटर स्टार्ट है। हाँ तो अरे सीरीज के जैसी है, कहाँ की सीरीज है? नहीं नहीं, तो यूनिवर्सल सीरीज देता तो तब कहते हैं ना सीरीज के जैसा है, हम कहते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क लाइक ए डीसी सीरीज मोटर। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल डीसी सीरीज मोटर है। अच्छा ये बता यार, ये भाई जिसका पेपर था, मैं एक दो चीजें नोटिस कर रहा था, ये छोड़ने वाली क्या चीज थी इसमें? तूने छोड़ा क्यों ये सवाल? मैं बकायदा तेरे नोट्स में इंपॉर्टेंट में लिखा था। मैंने कहा था कि पॉजिटिव देकर और नेगेटिव देकर ऑफ होता है, इसे तो जीटीयू है, गेट टर्न ऑफ। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है? कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है। नहीं नहीं वो ठीक है, तो ऑप्शन है तुमने देख लिया। कलर कोड तो अगर तो बहुत सारा ऑप्शन माना ठीक है, लेकिन असावधानी अगर है सर तो असावधानी बरतेंगे तो सर वही होगा। कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है? सेफ्टी पिन है ना, चार तो उसमें अंदर कलर होते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़ गया बात। तो ये होगा जी कलर कोड। चलो ये कितना है? डीसी जनरेटर, अरे वाह। अच्छा वेव आ गया ना, तो वेव में तो खैर तुम लोगों ने तुरंत लगा दिया होगा, 2 A बराबर 2। हाँ यही तो होता है बराबर 2, लैब में होता है बराबर P। चलो कल आपकी क्लास का टाइम रखेंगे 5 बजे, 5:05 से, ठीक है जी। ठंड भी होने लगी, अपना समय से खाक होकर आए। क्यों नहीं लेंगे, हम तो कल भी आए थे, बच्चे नहीं मिले। अरे हाँ 12:40 पे हम आए थे, 12:40 पे मैं आया था, कोई मिला ही नहीं मुझे, तो हॉल में खाली था। तो अरुण सर ने कहा 3-4 बच्चे निकल लिए होंगे, मैंने कहा ठीक है बढ़िया अपना।